हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम टू डीएल लर्नर अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अभी जो 18वीं लोकसभा चुनाव बीती है उसके बारे में, मतलब उससे क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। हो सकता है आगामी एग्जाम में हमें देखने को इससे एक दो क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो कोई भी चीज़ छूटने न पाए इन सबको डिस्कस करते हुए हम एक छोटी सी क्लास लेकर आए हैं। जो अभी हमारी बीती हुई चुनाव है, जो बीता हुआ चुनाव है, इसमें किसकी सरकार बनी है, कौन कितने सीट पाया है, किसको कौन सा मंत्रालय मिला है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोदी का कार्यकाल तीसरा चलने वाला है, यानी मोदी मंत्रिमंडल 3.0। 18वीं लोकसभा चुनाव थी, कौन सी? अगर पूछा कौन सी लोकसभा चुनाव हुई थी तो 18वीं लोकसभा की चुनाव थी। ठीक है, अब इसमें बात करेंगे कि 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुई है? 7 चरणों में। कब से कब तक? 19 अप्रैल से 1 जून तक। ठीक, ये 7 चरणों में संपन्न हुई है और बहुत ही बढ़िया ढंग से, बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुई है। ठीक है, अभी इतने बड़े देश में इतना चरणों में चुनाव कराना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी सकुशल ये चुनाव बीत चुका है। ठीक, परिणाम जो है इसके 4 जून को आए थे। 4 जून 2024 को इसका परिणाम आया था, जिसमें एनडीए दल के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लिए, मतलब कि एनडीए की पार्टी ने विजय हासिल की है। ठीक है, एनडीए ने कितने सीट हासिल की थी? 292 ने 292 एनडीए ने हासिल किए थे। विपक्षी दल ने 234 सीट हासिल की, जिसे हम कहते हैं इंडिया गठबंधन। एनडीए ने 292 और विपक्षी दल ने 234 सीटें इसमें हासिल की थी, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि 4 जून 2024 को जो परिणाम आया था उसमें एनडीए जो है अपने बहुमत को साबित कर सकी। ठीक, तो उन्होंने अपनी सरकार का गठन किया। अब यहीं पर हम देख लेते हैं क्या हमारा अगला पॉइंट है। एनडीए दल के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लिए, यानी इनका कार्यकाल 3.0 स्टार्ट हो चुका है। एनडीए दल के नेता नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लिया। अब ये तीसरी बार शपथ लेने के बाद हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बराबर हो चुके हैं। उन्होंने भी 3 बार शपथ लिया था प्रधानमंत्री पद का, इन्होंने भी 3 बार लिया है। अगर पूछा जाए कि नरेंद्र मोदी ने अभी तक कितनी बार शपथ लिया टोटल, तो कह सकते हैं कि 7 बार शपथ लिया है। कितनी बार? 7 बार। 4 बार उन्होंने सीएम पद के लिए, मतलब मुख्यमंत्री पद के लिए, और 3 बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया? अगर हम अगली बात करें, अगला टॉपिक जनरल इलेक्शन 2024, जो इसका मतलब जो कितने चरणों में, कितने निर्वाचन क्षेत्रों में इसका जो चुनाव हुआ था, उन सब के बारे में देखें तो एक नज़र इस पर देख लेते हैं। फेज़ 1 जो था 19 अप्रैल 2024 को था। 102 निर्वाचन क्षेत्र और 21 राज्यों में चुनाव हुए थे। ठीक है, पहले फेज़ में 21 राज्यों में चुनाव कराए गए थे, 102 निर्वाचन क्षेत्र थे। दूसरे फेज़ में 26 अप्रैल 2024 को 13 राज्य में चुनाव कराए गए थे, 88 निर्वाचन क्षेत्र थे। अगर तीसरे फेज की बात करें तो 7 मई 2024 को तीसरा फेज संपन्न हुआ था, 11 राज्यों में चुनाव कराए गए थे, 94 निर्वाचन क्षेत्र थे। चौथे फेज की बात करें तो 10 राज्यों में चुनाव कराए गए थे, 13 मई 2024 को 96 निर्वाचन क्षेत्र इसके थे। पांचवें फेज की बात करें तो 20 मई 2024 को इसका निर्वाचन कराया गया था, 8 राज्यों में निर्वाचन हुए थे और इसके कितने निर्वाचन क्षेत्र थे? 49 निर्वाचन क्षेत्र थे। छठे फेज की बात करें तो 25 मई को 8 राज्यों में चुनाव कराए गए थे, 58 निर्वाचन क्षेत्र थे। आखिरी अगर फेज की बात करें तो 1 जून को निर्वाचन इसका कराया गया था 21 राज्यों में, जिसके कितने निर्वाचन क्षेत्र थे? 57। यह तो एक प्रकार से हम आपको डायग्राम बनाकर दिखा दिए कि मतलब कितने फेज में कहाँ कहाँ पर चुनाव कराए गए थे, मतलब कितने फेज में कितने राज्यों में और कितने निर्वाचन क्षेत्र में किस तारीख को चुनाव हुए थे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अगर हम बात करें कि जब मोदी राष्ट्रपति भवन में शपथ ले रहे थे तो वहाँ कम से कम कितने लोग उपस्थित थे? 8,000 लोग वहाँ पर उपस्थित थे उनके शपथ समारोह में। ठीक, एनडीए दल को बहुमत मिली थी। एनडीए दल को मतलब उन्होंने 292 सीटें प्राप्त की थी और विपक्षी दल जो था उसने कितनी? 234 सीटें प्राप्त की थी। इस प्रकार एनडीए ने अपना बहुमत साबित किया और विपक्षी दल जो है 234 सीटों पर रह गया। इन्होंने अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। एनडीए दल के प्रमुख नेता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार शपथ दिलाई गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक, उनके शपथ समारोह में कितने लोग उपस्थित थे? लगभग 8,000 प्लस लोग उपस्थित थे। उन्होंने कितनी सीटें प्राप्त की थी? 292। अगर पूछ दिया कि एनडीए ने कितनी सीटें प्राप्त की थी अभी आगामी 18वीं लोकसभा चुनाव में, तो आप कहेंगे कितने? 292। अगर यहीं पर कह दिया जाए कि बीजेपी ने कितनी सीटें प्राप्त की, एनडीए में जो नरेंद्र मोदी हैं वो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने कितनी सीटें प्राप्त की थी? तो 240। इन्होंने अकेले 240 सीटें प्राप्त की थी। इसी में आपका आ जाता है जेडीयू, नीतीश कुमार की पार्टी ने 12 और टीडीपी है आपकी
जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी काफ़ी चर्चा में रही थी, 16 सीटें इन्होंने भी निकाली थी। इनके सहयोग से ही ये अपने बहुमत को साबित कर पाए थे। ठीक है, जेडीयू ने 12 सीटें और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी थी उसने 16 सीटें, इन दोनों को मिला करके ये एनडीए ने अपना बहुमत साबित किया और हमारे नरेंद्र मोदी जो है तीसरी बार शपथ लेने के लिए योग्य हुए। ठीक, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि इन सब बातों को देखेंगे कि किसे किस को, मतलब अभी 9 जून को उनका जो शपथ समारोह था, 9 जून 2024 को शपथ समारोह उनको शपथ दिलाया गया। तो उसमें कौन कौन से मंत्रालय किसको दिए गए थे, कितने मंत्रालय किसको आवंटित किए गए हैं और कौन उसका अध्यक्ष बनाया गया है। अगर इन सब की बात करें, 15% पूरे जो सदस्य होते हैं लोकसभा के सदस्यों का 15% मंत्रिपरिषद होता है। ठीक है, उनकी जो उतनी संख्या होती है 543 थी। ठीक, इसके 15% लगभग 82 सीट से जितने होते हैं उनके 15% को ही हम मंत्रालय का दर्जा देते हैं। तो इसमें जो 82 थे, ठीक है, इसमें से कितने लोगों को सदस्यता दिलाई गई है? 72 मंत्रालय आवंटित किए गए हैं। अभी 10 मंत्रालय जो है सेफ रखे गए हैं। अभी 10 मंत्रिपरिषद सेफ हैं, मतलब उस पर किसी को नहीं नियुक्त किया गया है, लेकिन जो 72 मंत्रालय थे वह आवंटित कर दिए गए हैं। अब देखिए ये 10 मंत्रालय क्यों रखे गए हैं। मान लीजिए कभी हो गया कि कोई भी पार्टी या जेडीयू ही या टीडीपी अगर ये छटकना चाहती है, मतलब कह रही है कि नहीं हमें आप कम मंत्रालय दिए हैं या फिर हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो मोदी जी कहेंगे चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप आइए 10 मंत्रालय हमारे पास सेफ हैं, इसमें से 1-2 मंत्रालय आपको हम और दे रहे हैं। मंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में जो है कौन शामिल था? पड़ोसी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पड़ोसी देश के जो प्रधानमंत्री थे वो शामिल थे, जैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश, श्रीलंका के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री, भूटान के प्रधानमंत्री और ऐसे ही तमाम पड़ोसी देशों के जो है हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो सब शामिल थे इनके शपथ समारोह में। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस बार औसत मंत्रिपरिषद की आयु कितनी थी, कि 2024 में मंत्रियों की औसत आयु कितनी है, तो आप कहेंगे 58.7%। ठीक, इनकी औसत आयु जो है 58.7% थी, जबकि 2019 की लोकसभा में जो मंत्रिपरिषद गठन किया गया था उसकी कितनी थी? 60 वर्ष थी। ठीक, और इस बार की कितनी है? 58.7 वर्ष, मतलब कह सकते हैं कि 59 वर्ष या 58 वर्ष भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इस बार उनसे कम, मतलब ज़्यादा युवा लोगों को रखा गया है। इसकी औसत उम्र जो है 58.7 वर्ष है और 2019 की अपेक्षा ये 1.3 वर्ष जो है कम है। 2019 में क्या था? 60 वर्ष, औसत उम्र क्या थी? 60 वर्ष थी, लेकिन 2024 में 58.7 वर्ष है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, करें मंत्रियों की संख्या किस पार्टी से कितनी थी। तो बीजेपी के जो है 61 मंत्रियों ने शपथ लिया। ठीक, मंत्रियों की संख्या की बात करें तो बीजेपी से कितने मंत्रालय दिए गए हैं? 61, और अन्य जो थे उन्हें 11 सदस्य को मंत्रालय दिया गया था। अन्य पार्टियां जो थी उनमें 11 सदस्यों को मंत्रालय दिया गया था, लेकिन बीजेपी के जो थे 61 सदस्यों को मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है, सबसे ज्यादा मंत्रालय किस प्रदेश को दिया गया है? तो सबसे ज्यादा मंत्री जो है कहाँ के बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। फिर भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत ही नुकसान हुआ था। ठीक, यहां से करीब वह 33 सीट ही निकाल पाई थी 80 में से। 80 सीट में से 33 सीट, जबकि समाजवादी पार्टी भरपूर, मतलब पूरे जोश के साथ उभरी है और बहुत ही तगड़ा निकल कर आई है। उन्होंने कितने सीट प्राप्त की थी? 36 प्लस। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? 33 सीटें मिली थी। और सबसे ज्यादा मंत्री कहाँ के बनाए गए हैं? उत्तर प्रदेश के बनाए गए हैं। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं कि किस वर्ग को कितनी सीटें दी गई हैं। अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को 27 सीटें, एससी को 10 सीटें, एसटी को 5 और जनरल को 28 सीटें बांटी गई हैं। ठीक है, ओबीसी को कितनी सीटें दी गई हैं? 27, एससी को 10, एसटी को 5 और जनरल को 28 सीटें बांटी गई हैं। जबकि महिला कितनी है? 7। महिलाओं की संख्या कितनी है? 7। ओबीसी को 27, एससी को 10, एसटी को 5 और जनरल को 28 सीटें, 28 मंत्रालय दिए गए हैं, जबकि महिला सदस्यों को 7 महिलाओं को मंत्रालय दिया गया है। अब हम देख लेते हैं, कभी कभी देखने को मिल जाता है कि मंत्रालय जो महिलाओं को दिए गए हैं उनमें से किसको किसको चयनित किया गया है। इन महिलाओं के नाम को देख लेते हैं। अगर हम बात कर ले कि कौन कौन सी महिलाएं थी जिन्हें मंत्रालय मिला है, तो निर्मला सीतारमण हो गई, नीमूबेन बमभानिया, सावित्री ठाकुर, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल रक्षा खाड़से और शोभा करंदलाजे।
ठीक, ये 7 महिलाएं थी, इनका नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें दे सकता है कि अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में इनमें से ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन सी महिला को मंत्रालय मिला है, तो इनमें से कोई एक नाम दे देगा और 3 अन्य नाम दे देंगे, जो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप उसमें टिक करके आ सकते हैं। निर्मला सीतारमण, नीमूबेन भानिया, सावित्री ठाकुर, अन्नपूर्णा देवी, अनुप्रिया पटेल, रक्षा खड़से और शोभा करंदलाजे को मंत्रालय दिया गया है, यानी मंत्री बनाया गया है। अब हम देख लेते हैं कि किस राज्य से कितने मंत्री बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश से 11 मंत्री बने हैं, बिहार से 8, महाराष्ट्र से 6, गुजरात से 5, कर्नाटक से 5, मध्य प्रदेश से 5, राजस्थान से 4 और आंध्र प्रदेश से 3। ठीक है, ओडिशा से 3, हरियाणा से 3, झारखंड से 2, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से 2, तेलंगाना से 2, असम से 2 और केरल से 2। एक एक जो है अन्य राज्यों से भी बनाए गए हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 और उसके बाद क्या है, बिहार से 8। ये 2 आप याद रखिएगा कि मतलब किस राज्य से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं, तो आप कहेंगे क्या, उत्तर प्रदेश से। ठीक, अब देख लेते हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया है, किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। टॉप मतलब कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को देखेंगे, हम सभी का नहीं देखने वाले हैं, कुछ चुनिंदा लोगों को देख लेंगे कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो चलिए हम बात करें कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, नरेंद्र मोदी की। ये वाराणसी क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। इनका मंत्रालय क्या है, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग तथा अन्य जो महत्वपूर्ण विभाग हैं वह इनको दिए गए हैं। किसको, नरेंद्र मोदी को। कौन कौन सा, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग हमेशा ही प्रधानमंत्री के पास रहता है और अंतरिक्ष विभाग भी प्रधानमंत्री के पास रहता है। बात करें दूसरे नंबर की, कौन है, राजनाथ सिंह। ये कहाँ से निर्वाचित हुए हैं, लखनऊ से। ये भी याद रखिएगा कि कौन सा व्यक्ति जो है मंत्रालय पाया है तो किस क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है। राजनाथ सिंह की बात करें तो ये लखनऊ से निर्वाचित हुए, इनको रक्षा मंत्रालय दिया गया है। पहले भी ये रक्षा मंत्री थे, अब भी ये रक्षा मंत्रालय ही इन्हें मिला गया। अगर तीसरे व्यक्ति की बात करें तो जो है अमित शाह गांधीनगर से निर्वाचित हुए हैं, इनको गृह और सहकारिता मंत्रालय। ये जो सहकारिता मंत्रालय है यह अभी नया है, इस साल जोड़ा गया है, नया मंत्रालय है। इसमें अगर पूछ दिया गया कि सबसे पहले सहकारिता मंत्रालय किसे दिया गया है, तो पाने वाले कौन से व्यक्ति हैं, अमित शाह। अमित शाह को ही प्रथम सहकारिता मंत्री बनाया गया है। अगले व्यक्ति की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो है वह विदिशा से निर्वाचित हुए हैं। ठीक, इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इनको कृषि एवं विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। अब हम कुछ अपने अन्य मंत्रियों की बात कर लेते हैं। अगर हम अपने अन्य मंत्रालय की बात करें तो जेपी नड्डा जो है वह राज्यसभा सांसद है, मतलब ये चुनाव नहीं लड़े थे। अगर जो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो उन्हें 6 माह के भीतर राज्यसभा या लोकसभा से सदस्यता लेनी पड़ती है। तो जेपी नड्डा जो है राज्यसभा सांसद है, उन्हें स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय बनाया गया है। एस जयशंकर सबसे अच्छे व्यक्ति, मतलब कह सकते हैं कि इन्हें इनके मुताबिक विदेश मंत्रालय दिया गया है, ये इसके लिए भी सुटेबल हैं। एस जयशंकर पहले भी विदेश मंत्री थे, आज भी विदेश मंत्री इन्हें बनाया गया है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्रालय मिला है इन्हें, पहले भी ये वित्त मंत्री थी, आज भी इन्हें वही मंत्रालय सौंपा गया है। नितिन गडकरी जो ऐसे व्यक्ति थे, नागपुर से ये निर्वाचित हुए हैं। ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनके बारे में सभी जानते हैं। सबसे पहले जब इन्हें मंत्रालय दिया जा रहा था 2019 में, तो इन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय मांग कर लिए थे, लेकिन इस बार इन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय इनके कार्य को देखते हुए दिया गया है। मतलब इतना अच्छा कार्य किए थे सड़क के क्षेत्र में, सड़क बनाने में, सड़कों की दशा को सुधार दिया था, इसलिए इन्हें फिर दोबारा ही यही मंत्रालय दिया गया, सड़क परिवहन मंत्रालय। चिराग पासवान की बात करें तो ये हाजीपुर से निर्वाचित हुए थे, इन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। मनसुख मंडाविया पोरबंदर से निर्वाचित हुए हैं, श्रम एवं खेल मंत्री यही है, मनसुख मंडाविया। इससे पहले ब्रजभूषण थे, इनको हटाकर मनसुख मंडाविया को श्रम व खेल मंत्री बनाया गया है। अन्नपूर्णा देवी जो है कोडरमा से निर्वाचित हुई थी, इन्हें महिला विकास मंत्रालय दिया गया है। जो प्रमुख मंत्रालय थे वह हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगर आपको सभी मंत्रालय के बारे में जानना है तो आप जाइए, यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ पर आप ले सकते हैं कि मतलब कि किसे कौन सा मंत्रालय दिया गया। इसमें हम इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य था कि केवल हम इंपॉर्टेंट टॉपिकों को सॉल्व करें। ठीक है, तो 18वीं लोकसभा चुनाव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वह हम इस वीडियो में हल कर चुके हैं। फिर चलिए अगले वीडियो में अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।